अच्छा, काइंडली एक तो मेक श्योर किया करें कि आप ब्रेक का जितना टाइम होता है उसी में वापस जो है वो क्लास में आ जाया करें। और क्योंकि आपकी नेक्स्ट ब्रेक जो है वो काफ़ी टाइम है, 1 घंटे की ब्रेक है आपकी अभी। अगर 12:15 हो गए हैं तो जी अस्सलाम वालेकुम, पेशावर से ऑडियो वीडियो। ओके जी। जी ओके। ओके, थैंक यू जी। नहीं चलेंगे, पहला दिन है तो सजा नहीं, आप माशाल्लाह सजा और वैसे जज्बा के जो है वो अस्सलाम वालेकुम, कराची सेंटर से ऑडियो वीडियो ओके सर। ओके। थैंक यू। ये वैसे जो है वो बड़ा ज़रूरी ये होता है कि काफ़ी सीनियर हैं एज में, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो है ना वो चीज़ों को, बजाय कि कोई आपको जो है ना फोर्स करे या किसी चीज़ के लिए, तो मेरा मेरा ख्याल है कि इस एज में अच्छा नहीं लगता किसी को फोर्स किया जाए या किसी को कहा जाए कि आपके लिए पनिशमेंट है। तो हमें थोड़ा सा खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो हमें खुद से लेनी चाहिए। और ताकि जो है वो मुआशरे में बेहतरी तभी आती है जब हम खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। जब हम ये समझते हैं ना कि ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, मैं बाद में ठीक हो जाऊंगा, कोई नहीं, मैं तो हो ही जाऊंगा ठीक, तो ठीक हो ही नहीं सकता कुछ भी। सबसे पहले आप 25 करोड़ में से एक बंदा ठीक कर लें, वो अपने आप को, बाद में फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके इर्द गिर्द जो है वो पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अ, हम हर रोज यही रोते हैं ना कि तबाही हो गई है, मर गए हैं, लुट गए हैं, कुछ नहीं बचा, ये खा गया, वो खा गया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो इसमें तब्दीली या चेंज का जो कंसेप्ट है वो यही है कि सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। जब खुद ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह साथ साथ सारे मामला ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में इंशाल्लाह हम ये दोबारा बात करने का मौका नहीं देंगे कि टाइम पे आना है या नहीं आना, ये इशू ही नहीं होगा इंशाल्लाह। ऐसे ही है ना जी, इंशाल्लाह। तो बाकी सेंटर्स पे भी इसी तरह से। और हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे बताएं। चलें, अब पता चल जाएगा आप कितनी वजह से सुन रहे थे बात। वो हो चुकी थी बात रात वाली, उसमें उसमें बात क्या थी? नैरेटिव बिल्डिंग की बात कर रहे थे जून से भी। नैरेटिव बिल्डिंग की बात हो रही थी सर। एक मिनट जी, क्या दोबारा बताएं, क्या कह रहे हैं आप? नैरेटिव बिल्डिंग की बात हो रही थी। नैरेटिव बिल्डिंग की, ऑब्वियसली आपको 100 में से 100 मार्क्स तो नैरेटिव बिल्डिंग की बात हो रही थी। नैरेटिव बिल्डिंग प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है और बड़ा वसी कंसेप्ट है। और इस पर अगर हम बात करें तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दी कि किस तरह से नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, और फिर उसके बेस पे ही जो है वो सारे की सारी जो बिल्डिंग है, जो आगे आने वाले जो स्टेप्स हैं वो बाद में जो लिए जाते हैं वो उसी की बेस पे लिए जाते हैं। जिसका जितना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव होगा वो नेशन उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब नैरेटिव कौन बिल्ड करता है? कौन बिल्ड करता है? मीडिया। इस स्टेट का नैरेटिव जो है वो किसने बिल्ड करना है? स्टेट मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट मीडिया ने वो दिखाना है जो पॉजिटिव है। देखें, यहाँ पे मैंने अक्सर लोगों को ये तनकीद करते हुए सुना, आप में से जिन लोगों ने जर्नलिज्म पढ़ी है, आपने डेवलपमेंट जर्नलिज्म भी पढ़ी होगी। पढ़ा, एक सब्जेक्ट होगा मैस कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट जर्नलिज्म के नाम से, पढ़ा था? याद नहीं है? अच्छा, टाइम गुजर गया है। फिर भी याद रहनी चाहिए ऐसी चीजें, मतलब ये मैं सब्जेक्ट के अंदर से कुछ नहीं बोल रहा, सब्जेक्ट का नाम ही पूछ रहा हूँ।
तो डेवलपमेंट जर्नलिज्म क्या थी? डेवलपमेंट जर्नलिज्म ये है कि आप पॉजिटिव पर्सपेक्टिव जो हैं वो दिखाएं और नेगेटिविटी को छिपा दें। फॉर एग्जांपल, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं फील्ड में और आपने जो बात करनी है, कहीं पर हादसा हो गया, एक रिपोर्टर है, चलें मैं आपको एक केस देता हूं, आप उस पर मुझे एक एक सेंटेंस में ज़रा रिपोर्ट करके बताइएगा। एक हादसा हुआ एक रोड पे, 3 लोगों की डेथ हो गई और 5 लोग जो हैं वो जख्मी हैं। आप कैसे रिपोर्ट करेंगे इसे? 2 लाइनों में बताएं। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मुझे बताएं प्लीज। सर कोयटा सेंटर से बात करते जी जी प्लीज। सर ये तो इस तरह हम लोग रिपोर्ट करेंगे कि रोड एक्सीडेंट टुक अ प्लेस, 3 people killed एंड उर्दू में बता दें। सर इस तरह लिखेंगे कि रोड एक्सीडेंट का वाकया हुआ है और इसमें से 3 बंदे जान बाग जबकि कुछ जख्मी है, यानी कि ज्यादा तादाद नहीं बताना है। ठीक है, और एक लाइन और ऐड कर दें। एक लाइन तो सर फिर उसको डिटेल में करेंगे कि मिसाल फलाना रोड पे फलाना गाड़ी या फलाना चीज की एक्सीडेंट हुई है, जाए वकुआ, मिसाल जो W5W1H क्वेश्चंस है ना, वो तो ओके फिर वो दूसरे लाइन में आ जाएगा। ओके ओके। और कोई जो जूम पे हैं इनमें से किसी कोई? जख्मियों को तिब इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। ओके गुड। और कोई? चलें, आप में से कोई बताएगा क्या, कैसे रिपोर्ट करेंगे उसे, उस वाक्य को? एक प्राइवेट मीडिया किस तरह से रिपोर्ट करता है इसी वाक्य को? एक्सक्यूज मी सर। सर कोयटा सेंटर से बात कर रहे हैं। जी जी प्लीज। सर प्राइवेट मीडिया तो इस तरह उसको ब्रेकिंग न्यूज, हाइलाइट्स, इस तरह मिसाल उसमें हाइप क्रिएट करेगा ना, जी जी सनसनीखेजी पैदा करेगा, जबकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सनसनीखेजी नहीं है। हम लोगों ने मिसाल लोगों को जो है ना अमन वाली मैसेज देना होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन क्रिएट करना है, ओके। जबकि चलें, प्राइवेट मीडिया तो हाइप क्रिएट करता है। जी बिल्कुल। तो बेसिक चीज जो है, मैं आपसे फीडबैक लेना चाह रहा था, कुछ थोड़ा सा बताते आप, तो हम डेवलपमेंट जर्नलिज्म की थोड़ी सी एग्जांपल दे के आगे चलते हैं। लेकिन चलें, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जब आप स्टेट मीडिया है तो वो वाक्य के साथ फौरन से जो अगला सेंटेंस होगा वो ये सेंटेंस होगा कि जैसे गालबन किसी और, आई डोंट नो कौन से सेंटर से किसी ने ये बात बताई थी कि जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। दिस इज पॉजिटिव थिंग। हादसा तो हो गया, लेकिन अब इसमें पॉजिटिव चीज ये है कि जख्मियों को फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए, या आप रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम लें कि किसने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, सरकारी मशीनरी का नाम लें, ठीक है, 1112 ने रेस्क्यू किया, 15 ने रेस्क्यू किया, या जिसने भी रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और आप उसके साथ डिटेल दे दें। दिस इज डेवलपमेंट जर्नलिज्म। आप बता रहे हैं कि हादसा तो हुआ, लेकिन कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं हो गया कि पूरा मुल्क ही रुक जाए। दूसरी तरफ एक खबर देने का अंदाज ये भी है कि जी नाज़रीन, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी तक कोई भी अमदादी टीम जहां पर नहीं पहुंच सकी, और मैं देखें इनसे भी पहले पहुंच गया। तो भाई आपको रिपोर्टर नहीं, आपको जो है ना वो अमदादी टीम में रेस्क्यू ऑपरेशन, जी वो साथ में, जी दिस इज अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव, यू आर पोर्ट्रेइंग द नेगेटिव थिंग्स। जी तो उसको फिर बाद में पकड़ा गया। आप एक यूट्यूबर कैसे लॉट करें प्राइवेट लाइन लोग सेंसरी फैला के, हाइप क्रिएट करके, आप भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं कि आपने भी देखा होगा कुछ साल पहले पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बम ब्लास्ट होते थे, धमाके की खबरें,
सुबह से लेके शाम तक जो है ना वो लोग टीवी के सामने बैठे रहते थे, और जिस दिन कोई ब्लास्ट नहीं होता था लोग कहते थे आज कोई खबर नहीं आई। मीन्स कि आपने माइंड सेट कर लिया कि आपने मरने मराने की खबरें देखनी है। एक ये पर्सपेक्टिव है और एक ये नैरेटिव है जो आपके बारे में, मीन्स कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं तो दुनिया में आपको किस तरह से दिखाया जाएगा, आपको कैसे पोर्ट्रे किया जाएगा, और आपको अपने अपनी फेस को कैसे पोर्ट्रे करना है। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। ये प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप स्टेट मीडिया में हैं तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी स्टेट को ऐसा पोर्ट्रे करें जिससे आपका पॉजिटिव इमेज दुनिया में जाए, ना कि नेगेटिव इमेज। पाकिस्तान को आप किसी भी इंटरनेशनल जर्नल को देख लें या किसी इंटरनेशनल मीडिया को देख लें, तो पाकिस्तान को जब पोर्ट्रे करना हो तो एक ढेर की गंदगी के ढेर पे बच्चा बैठा होता है, उसके मुंह पे मक्खियां बैठी होती हैं और उसको दिखाया जाता है कि पाकिस्तानी बच्चा जो है वो गुर्बत और अफलास की सिचुएशन। बट दिस इज नॉट द रियल फेस ऑफ पाकिस्तान। यू ऑल आर फ्रॉम पाकिस्तान। ये सारे ब्राइट फेसेस जो हैं हमारे, जो कितने ब्राइट फेसेस हैं माशाल्लाह, हमारे जो बच्चे हैं सुबह सवेरे जब स्कूल जा रहे होते हैं, आपने उनको क्यों नहीं पोर्ट्रे करते? जब पाकिस्तान को पोर्ट्रे कर रहे हैं तो वाई ओनली द डर्टी फेस यू आर पोर्ट्रेइंग ऑन द मीडिया? जस्ट पर्पस ये है कि आपका नेगेटिव दिखाना है कि पाकिस्तान में जो है ना कुछ भी अच्छा नहीं है। जब भी पाकिस्तान, यहाँ पे मैं अगर लिखूँ ना गूगल पे पाकिस्तान, तो जो सबसे ऊपर पिक्चर आएगी ना पाकिस्तान की, तो वो कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ आएगी। अनफॉर्चुनेटली मतलब मैंने यूनिवर्सिटीज़ में भी देखा, मैंने बच्चों से पूछा, मैं आपसे भी पूछूं तो हो सकता है कि मुझे आप भी वैसे ही कोई जवाब दें। चलिए मैं जनरल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, 1965 की जंग कौन जीता था? आप खुल के बताएं, हम आपस में खड़े हैं। कौन जीता था? सर भारत जीता था। नहीं, आप अपनी मर्जी से सर बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर दोनों ने अपनी इंडिविजुअली इंडिपेंडेंस मतलब वो ये शो किया था कि हम दोनों जीत गए। पाकिस्तान ने अपनी सेलिब्रेशन की थी, इंडिया ने अपनी सेलिब्रेशन की थी। ओके, ये आप बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मिराज मुस्तफा सर। मिराज मुस्तफा फ्रॉम कराची। ओके ओके ओके, कराची से आप बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए आप बताएं कौन जीता था? पाकिस्तान। सर कोयटा से बात करना चाह रहे हैं। जी जी। सर असल में जो 1965 की जंग का नतीजा अखज़ किया गया था वो नुकसान पर किया गया था। पाकिस्तान का नुकसान सबसे ज़्यादा कम हुआ था, तो इसलिए डिक्लेयर किया गया कि वो जंग जीता है। ओके वगरना भारत जो है ना वो जंग जीत चुका था। ओके ओके ओके। सर क्वेटा से अहमद नवाज। सर जी वो जंग पाकिस्तान नहीं जीता था क्योंकि वसाइल हमारे कम थे, इंडिया के ज्यादा थे। लेकिन ये मीडिया जब हम लोगों ने यूज किया, जिसमें मैडम नूरजान ने ए सजील जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, सर इस तरह इन लोगों को हम लोगों ने अपने आर्मी को और अपने अवाम को जो है ना मोटिवेट करके फिर वो कम वसाइल होते हुए हम लोगों ने ये जंग जीती थी। और उसकी मरून मिन्नत सिर्फ मीडिया थी हमारी। ओके, यहाँ पे कोई है जो कहता है कि पाकिस्तान जंग हार गया था? नहीं नहीं जी तो अच्छा चलें, मतलब आपके अकॉर्डिंगली चलें जल्दी जल्दी से। वो तो खुशी से ही खुशी से मर गया था या गम से मर गया था? दिस इज सेपरेट डिबेट। ओके, आप विकिपीडिया पे लिखें कि जंग कौन जीता, तो वो कहेगा जी इंडिया जंग जीत गया था और पाकिस्तान जंग हार गया था। ओके, आप इंडियन मीडिया को उठा के देख लें, वो क्या कहेगा? इंडिया जंग जीत गया था, पाकिस्तान जंग हार गया था। आप किसी और को भी दिखा लें जो प्रो इंडिया है, वो यही कहेगा। बट आई विल
provide you some facts and figures. उन फैक्ट और फिगर के बाद आपने मुझे बताना है कि जंग कौन जीता था। हमने अक्सर जो है ना ये देखा है, अब जो नई जनरेशन है, पहले तो माइंड में ये कंसेप्ट रखें आप कि आप अपना नैरेटिव जैसा देंगे वैसे ही दुनिया आपके बारे में सोचेगी। आप तो एक जीती हुई जंग को कहते हैं कि आप, उस पे भी डिबेट है, मतलब कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन किसने दी है? असल में जो पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ वो मीडिया ने कंफ्यूजन दी है। चलें, फैक्ट एंड फिगर से छोटे छोटे पॉइंट से बड़े पॉइंट्स की तरफ जाता हूँ मैं। फर्स्ट वन, मेरे पास कुछ अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर की कटिंग भी है जो आपको भी गूगल पे मिल जाएगी, और उसमें वो बाकायदा आपको सारी डिटेल दी हुई है कि भारत को भारी नुकसान और पाकिस्तान ने जंग जो है वो जीत ली। ओके, इसको भी छोड़ें, वो चलें, वो 22 थे, हमारी तरफ उनका झुकाव था, ये कह सकते हैं ना कोई, मान लें आप। नेक्स्ट आते हैं कि पठानकोट में क्या हुआ था। हमने उनके जहाज भी नहीं उड़ने दिए और सब कुछ तबाह कर दिया। काउंट करें पाकिस्तान के कितने हथियारे तबाह हुए उस जंग में और इंडिया के कितने हथियारे तबाह हुए। आप कैसे डिसाइड करते हैं जंग कौन जीता? मैं और मेरी और आपकी लड़ाई हो जाती है किसी बंदे की, तो कौन ज्यादा बॉक्सिंग करते हैं, लड़ाई नहीं करते, बॉक्सिंग कंपटीशन है, कौन किसको किस तरह से नॉकआउट करता है। जिसको जो ज्यादा पंच मारेगा वही जंग जीतेगा ना, फाइट तो वही जीतेगा। तो पंच पाकिस्तान मारता रहा, चाहे आप उसका किसी को भी क्रेडिट दें, चाहे आप ये कह के तसल्ली दे लें दिल को कि जी अल्लाह की तरफों लिखिया है, इसी तरह ही हो गया, लेकिन पठानकोट में आपने उन्हें उड़ने भी नहीं दिया और तबाह कर दिया सब। ये सारे इस पे एग्री हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया MM आलम ने, आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। आप अंदाजा लगा लें उसके पास कौन सा जहाज था और हमारे पास कौन से, जो है इंडिया के पास कौन से फाइटर जेट थे और हमारे पास कौन से फाइटर जेट थे। 1 मिनट से भी कम टाइम में 5 इंडियन फाइटर जेट गिरा दिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक हमारे पास ही है। और टैंकों की लड़ाई जो चुविंडा के मैदान में हुई, वहां पे क्या हुआ वो सब आपके नॉलेज में है। वो किसने क्लेम किया था कि हम चाय जाके फलां जगह पियेंगे, नाश्ता फलां शहर में करेंगे, और क्या वो फुलफिल हो गया? इससे भी आगे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, हमारा अलायंस था अमेरिका के साथ। उन दिनों में द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इन 2 पोल्स, रशिया और अमेरिका 2 अलग अलग पोल से। इंडिया रशिया के साथ था और हम अमेरिका के अलायंस में था। अब हम जंग, सपोज कि हम जंग जीत रहे हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जंग रुकवा दो। इंडिया जंग जीत रहा होता सपोज, तो इंडिया जंग क्यों रुकवाता? ताशकंद में जो आपने कहा कि एग्रीमेंट हुआ और वो जो शास्त्री था वो खुशी से निराल होके मर गया, वो भाई अल्लाह के बंदो, वो ताशकंद में तो एग्रीमेंट करवाया रशिया ने कि मैं सुलह करवाता हूँ, तुम पाकिस्तान वापस अपने इलाकों में, पढ़े तो सही उस एग्रीमेंट में क्या लिखा, पाकिस्तान वापस अपने इलाकों में चला जाए। इट्स मीन कि आपने उसको ऑक्युपाई कर लिया हुआ था। नहीं, ये ऐसा नहीं होता जी, ऐसा इसलिए होता है, आप उसको ज्यादा लंबे टाइम तक उसको ऑक्युपाई कर नहीं सकते। आपकी जो सिचुएशन है, लेकिन जंग को जितना टूल देंगे उतने ज्यादा आपके माली वसाइल भी आपको रिक्वायर्ड होंगे, जो सर्वाइवल के लिए जो है वो आपके लिए बड़े सख्त जरूरी होती है। और चलें, ये बात किसी और तरफ चले जाएगी। आपके पास तो 1 महीने का स्टोरेज नहीं है ऑयल की, और अमेरिका के पास 35 ईयर्स की स्टोरेज है। अगर कहीं से भी ऑयल ना खरीदे तो 35 साल वो जमीन से भी तेल ना निकाले तो वो सरवाइव कर सकता है। और आपके पास कितने दिन? 35 दिन भी नहीं है भाईजान। तो जंग को कैसे आप टूल देंगे? तो इन शॉर्ट मेरा इस जंग को डिस्कस करने का पर्पस नहीं था, मैं आपको मीडिया का नैरेटिव
जो है वो बताना चाह रहा हूँ कि मीडिया, आपने जंग जीत ली, यहाँ पे बात नहीं खत्म होती। एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है जो ऑन द रिकॉर्ड है, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि जंग हमने जीती है। एक एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर एक स्टेटमेंट थी जो आज भी आपको ऑन रिकॉर्ड मिल जाएगी। उनके पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट में सारी जो सेशन होता है रिकॉर्ड होता है, उनके सेशन भी रिकॉर्ड होते होंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की एक कही हुई बात है जो मैं अभी आपसे कहता हूँ। व्हाट हैपेंड इफ दे डिफीटेड अस इन अ बैटलफील्ड? व्हाट हैपेंड इफ दे डिफीटेड अस इन अ बैटलफील्ड? वी विल डिफीट देम कल्चरली। क्या हुआ अगर हम मैदान जंग में हार गए? हम पाकिस्तान को सकाफती तौर पर, नजरियाती तौर पर शिकस्त देंगे। और जब पाकिस्तान 1971 की जंग हारा तो उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने पाकिस्तान के जो टू नेशन थ्योरी थी, जो पाकिस्तान का नजरिया था, उसको बहा दिया है। ये तो आपने भी सुना होगा, लेकिन ये आपने क्यों नहीं सुना कि व्हाट हैपेंड इफ दे डिफीटेड अस इन अ बैटलफील्ड? वी विल डिफीट देम कल्चरली। ये भी तो सुना होता आपने। ये आपको सुनाया ही नहीं गया, ये आपको बताया नहीं गया। इट्स मीन सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ये होता है कि मेरी और आपकी फाइट हुई, और बॉक्सिंग फाइट, अल्लाह माफ करे, वैसे नहीं लड़ना चाहिए, बॉक्सिंग फाइट, और मैंने खुद कह दिया कि जी मैं तो हार गया हूँ, ये साहब जीत गए, इन्होंने मुझे वाकई, या मैं गिर गया हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की कि व्हाट हैपेंड इफ दे डिफीटेड अस इन अ बैटलफील्ड, इट्स मीन कि दे ओन देयर डिफीट। उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हम जंग हार गए। तो आप क्यों नहीं मान रहे कि आप वो जंग हार गए? रिसेंट वाकये में इसको वीर चक्र दिया है, लेकिन ये सबके सामने एग्जांपल है। वो हार के गया अपना प्यारा घुमाया, उसको वीर चक्र दिया। वो देखें, ये मैं अक्सर, बिल्कुल आपने सही तवज्जो दिलाई, ये अक्सर मैं ये बात कहता होता हूँ। ये जो 27 फरवरी थी, 27 फरवरी को वो आए यहाँ पे, कुछ दरख्त शख्तों पे करके भाग गए। आपने रिस्पॉन्स में इतना स्ट्रॉन्ग एक रिएक्शन दिया जिससे हमारे, यकीन करें कि मैं तो उस पर इमोशनल हो गया और हमारे सर फख्र से बुलंद हो गए। हमने बड़ा प्राउडली, मतलब उस दिन हमें उस दिन बड़ा एक इमोशनली हमारा दिन था कि जो रिएक्शन था, कि मैं उस वक्त न्यूज रूम में ही था, हमारा ऊपर होता था न्यूज रूम, तो हम लोगों ने नारे लगाए वहां पे। क्यों? कि वो हमें शर्मिंदगी फील हो रही थी कि वो इंडिया ने जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है उसकी मुखालफत की कैसे। हमारी एयरफोर्स कहाँ थी? जब हमारी एयरफोर्स ने रिएक्शन में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग उनको निशाने पे लेके, फिर बाद में हमने वीडियो भी रिलीज कर दी। ये निशाने पे ले लिया, हम चाहते तो तबाह कर देते तुम्हें। नहीं, उसके हवाले से ठीक है। एनालिस्ट था, मूंछों वाला, वो भी गन्ना बैठा है, उसने मतलब इससे पहले कुछ बात को यकीन नहीं आता कि यार सही है, क्योंकि हमें इससे भी सोच रही है, तो उसने स्टेटमेंट दिया था खाली ग्राउंड पे मारते हो, निशाना भी सही नहीं है तुम्हारा, क्लियर। मैं जी हम नेवल हेडक्वार्टर गए, एयर हेडक्वार्टर गए हम। एयर हेडक्वार्टर में हमें बकायदा उन्होंने ब्रीफिंग दी। वो, मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी अलमनाई हूँ, तो हमने नेशनल मीडिया वर्कशॉप वहीं से की थी। तो हमें वो लेके गए वहाँ पे एयर हेडक्वार्टर। तो एयर हेडक्वार्टर में हमें पूरी वो सारी की सारी फुटेज दिखाई गई। ये देखें, ये हमारे तैयारे यहाँ से इतने बजे उड़े, ये फलां जगह पे गया है, ये टारगेट पे लिया, और कहा कि अब इस टारगेट पे नहीं मारना। ये आपने हाथ से थोड़ी निशाना लगाता होता है कि टारगेट से आगे पीछे हो गया। वो तो लॉक करते हैं आप टारगेट को, फिर फायर करते हैं। वो ये लॉक किया टारगेट, फिर जानबूझ के कहा नहीं, रिकॉर्डेड है वो, हम नहीं चाहते कि जंग हो, लेकिन तुम्हें बताना चाहते हैं कि हम तुम्हें जवाब कैसे दे सकते हैं। तो फिर फायर किया पीछे से। वो उन्होंने रिएक्शन में अपना ही वो एक हेली गिरा दिया, और बुखलाहट में फिर वो अभिनंदन आया, तो हमने उसको गिरा लिया। जब वो गिर गया, जब वो जब वो गिर गया, और गिरने के बाद हमने एक गुड जेस्चर में उसे वापस किया, तो इंडिया ने उसे बड़ा प्रोटोकॉल दिया, और बाद में उसे व्हील चक्र भी दे दिया। तो मैंने फेसबुक पे लिखा कि बेशर्मा दी डोल की दाल तो कहते असी डोल डोल खाई थी। तो वो पंजाबी जिनसे आती है मेरे ख्याल वो समझ गया कि बेशर्म आदमी की दाल नीचे गिर गई। तो वो आगे से बजाय कि उस पर शर्मिंदा होता,
तो वो उठा के कहता है ऐसे नीचे गिरा के खाते हैं। तो ये अब ये जो नैरेटिव है, आपको मैं इस एग्जांपल से बात आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि मीडिया प्रोडक्शन में जो नैरेटिव बिल्डिंग है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब आप स्टेट चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप स्टेट के लिए कर रहे हैं, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप स्टेट का जो फीस है, आप स्टेट का चेहरा है, आप स्टेट की जुबान है, आपने अपने बारे में जो दिखाना है वो पॉजिटिव दिखाना है। आपको बहुत गुस्सा होगा स्टेट पे, बहुत सारे हुकूमत से हो सकता है आपको कोई नाराजगी हो, लेकिन ये इन सारी चीज़ों को बाला ताक रख के, ये वतन अजीज है तो आप हैं, इसी ने आपको रिस्पेक्ट दी है, इसी ने आपको ग्रेस दी है, इसकी वजह से ही सारा कुछ है। ये वतन अजीज ना होता तो आप कहाँ होते, ये किस पोजीशन में होते? आपने मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आए रोज़ इस शुबे में कि इसने गाय ज़िबा की है या कोई भैंस का गोश्त किया है तो उसे पकड़ के मार भी दिया जाता है, ना इज़्ज़तें महफूज हैं। इंडिया में पिछले दिनों क्या हुआ, किस तरह से ख़वातीन को की भी इज़्ज़तें खराब की गई, लोगों को कत्ल कर दिया गया, कोई पूछने वाला ही नहीं है। उनका जुर्म क्या है? सिर्फ यही कि मुस्लिम है। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अगर कोई अक़लियती भी कोई बंदा हो तो हम तो उसे पूरा प्रोटोकॉल और पूरी रिस्पेक्ट देते हैं। कभी नहीं हमने कोई हो सकता है कोई नेगेटिव माइंड सेट वाला बंदा हो जो कुछ ऐसा, मुआशरे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन ओवरऑल तो हमारा यही है ना कि आपके इर्द गिर्द भी कुछ हमारे ऐसे कोलीग्स होंगे जो हो सकता है मुस्लिम ना हो, लेकिन आप उसे रिस्पेक्ट देते हैं या नहीं देते? रिस्पेक्ट देते हैं हम। ऑब्वियसली आज़ादी है। वो अपने यहाँ पर एकेडमी में, तो आपने उधर तो नहीं सुना होगा, यहाँ पे एकेडमी में हमें शाम में अक्सर ऊंची आवाज में, एक चर्च करीब है, वो सुनती हैं सारी सारी मामला। कभी किसी ने रिएक्ट किया इस पे? नेवर एवर, कभी नहीं रिएक्ट किया। बट दिस इज द पॉजिटिव थिंग ना। तो हमारा मीडिया इसको किस तरह से पोर्ट्रे करेगा कि आपका एक जेस्चर जो है वो पॉजिटिव जाए, लेकिन साथ में कहीं किसी शर्पसंद अनासर ने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी तो उसको किस तरह से दुनिया का मीडिया दिखा रहा है, क्योंकि आप अपना पॉजिटिव फेस नहीं दिखा रहे। तो नेगेटिव दिखाने वाले फौरन से आप, जो आपका दुश्मन है, देखिए मैंने आपको जो भी स्टेटमेंट बताई, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि व्हाट हैपेंड इफ दे डिफीटेड अस इन अ बैटलफील्ड, क्या हुआ अगर इन्होंने मैदान जंग में हमें शिकस्त दे दी है? वी विल डिफीट देम कल्चरली, हम इन्हें सकाफती तौर पर, नजरियाती तौर पर शिकस्त देंगे। और अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे तो लगता है कि उन्होंने हमें सकाफती तौर पे भी और नजरियाती तौर पे भी शिकस्त दे दी है या नहीं दी? दी है। चलें, इंडियन मूवीज तो आप देखते होंगे, मीडिया के लोग हैं। एक एग्जांपल मैंने वो आज कश्मीर के हवाले से हुआ है, तो सर वो रैली 2 जगह की, उसके पीछे एक वीडियो लगा है। बहरहाल वो चलें, अनइंटेंशनली कुछ ऐसा हो गया होगा, लेकिन इंडियन मूवीज देखते हैं आप? इंडियन मूवीज में सबसे पहले मूवी तो एक 3 घंटे की, 2.5 घंटे की या 2 घंटे की बना ली, उससे पहले वो राम की पूजा क्यों चलाते हैं? आज हर मुसलमान के घर में वो राम की पूजा जाती है, आप सुनते हैं वो। चलें, आपके टीवी चैनल्स पे आपने मॉर्निंग शो के नाम पर शादियां करना शुरू की लोगों की। सर पीटीवी कराची से सर, शकील अहमद हालेपोटा, पीटीवी कराची से सर। जी जी सर आप तो मूवीज की बात कर रहे हैं, अभी जो देखे जाएं तो जो बच्चों के कार्टून्स हैं उनमें भी उन लोगों ने अपने जो भगवानों के कैरेक्टर्स वगैरह ऐड कर दिए हैं, जो बिल्कुल। हमारे ज्यादा उन्हीं को कैच कर रहे हैं। और हमारी समझे जो नेक्स्ट, जो हमारी जनरेशन, फ्यूचर जो हमारा संभालने वाली जनरेशन है, वो अभी से ही वो जो कहा जाए ये एक वायरस अपने साथ लेके आ रही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया और आपने बिल्कुल ठीक तरफ तवज्जो दिलाई। ये ऐसा ही है। और आप जब छोटे होते थे, मतलब जब मैं भी छोटा था, तो हम बचपन में सुबह स्कूल जाने से पहले कार्टून देखा करते थे। 7 बजे को पीटीवी पे कार्टून चलते थे। अब चलते हैं अल्टरनेट
जी सर, वो तौसीफ हैदर के शो में थोड़े से चलते हैं, चाइनीज चल रहे हैं, चाइनीज थोड़े कार्टून। हाँ जी हाँ आपने स्पेस खुद दे दी। जो मेरे एज के लोग हैं उन्होंने तो सबने वही पाकिस्तानी कार्टून ही देखे थे, या वो डब भी होते थे तो उर्दू में डब होते होंगे या फिर इंग्लिश में भी सेंसर होके आते होंगे ना। वो ऐसी चीज नहीं आती होगी जो आपके नजरियात के अगेंस्ट हो, जो आपके कल्चर के अगेंस्ट हो, या जो आप अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहते। ऐसी तो कोई चीज नहीं चलती थी। लेकिन अभी जो आपका बच्चा जो देख रहा है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इवन कि मैंने ऐसे छोटे बच्चे को छोटा बच्चा था, मेरे बड़े भाई का ही बेटा था, तो वो उन्होंने मुझे कहा यार इसे समझाना कि ये इस तरह की बात करता है, इसे मैं डांटता हूँ तो वो मुझे कहता है कि मैं भगवान को बताऊंगा। अब वो भगवान उसने कहाँ से देखा? उसे भगवान मीडिया ने बताया, तब ये बात समझ आती है। तो उसे उसे मैंने कहा इसका तो कसूर ही नहीं भाईजान, कसूर तो आपका है जो आप इसे दिखा रहे हैं। कहता वो केबल वाले को मैं डांट के आया हूँ कि अगर अब चला तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कोई ऐसी कार्टून नहीं चलने चाहिए जो जिसमें ये हिंदी लैंग्वेज में। देखें आपका एक अपना कल्चर है। कल्चर क्या होता है? कल्चर इज योर आइडेंटिटी। अगर आप अपने कल्चर को प्रिजर्व नहीं कर सकते तो फिर दुनिया आप पर डोमिनेंट हो जाएगी। इस दुनिया में जो वार है वो डोमिनेंसी की है, और किस बेस पे है? वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे है। मैंने पढ़ाना आपको मीडिया को प्रोडक्शन का ओवरव्यू था, लेकिन ये बात ज़्यादा तूल पकड़ गई। लेकिन ये सारे जो स्टेप्स हैं वो मैं 5-7 मिनट में आगे जाके डिस्कस कर लूंगा। वो आप सबके नॉलेज में भी होंगी चीज़ें कि मीडिया के कितने स्टेप्स, प्रोडक्शन के कितने स्टेप्स होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि अब आप, चले मैं इस एग्जाम्पल से बात को आगे चलाता हूँ। देखें दुनिया में डोमिनेंट कौन है? कौन है डोमिनेंट? कौन डोमिनेंट है दुनिया में? हाँ, जिनकी आइडियोलॉजी डोमिनेंट है। और आइडियोलॉजी किसकी डोमिनेंट है? अगेन आई पुट हियर एग्जांपल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ी आपने किसी ने, या कोई मूवी शोज देखी वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर थी, उसमें अमेरिका और रूस इत्तेहादी थे, एक पेज पे थे। आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर अ थर्ड वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड, जिसको जिसको कोल्ड वॉर कहते हैं। वो कोल्ड वॉर क्या थी? जो अमेरिका और रशिया दोनों एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए? बिकॉज दे हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज। दोनों की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था। एक कैपिटलिस्ट था, दूसरा कम्युनिस्ट था। ये तो समझते हैं ना, आप सबको पता है कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। सरमायादाराना निज़ाम और इश्तराकी निज़ाम। इश्तराकी निज़ाम रशिया का और सरमायादाराना निज़ाम अमेरिका का, और सारे वेस्ट का वही सिस्टम है। अब कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट एक दूसरे के, जो दोनों अजीम जंगों में एक दूसरे के इत्तेहादी थे, एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हो गए। और जो कोल्ड वॉर जो 45 to 46 ईयर्स तक लड़ी गई, वो किसके जरिए से लड़ी गई? थ्रू मीडिया। उसमें कोई वेपन यूज नहीं हुए, इसको इसलिए कोल्ड वॉर कहते हैं। अल्फाजी जंग, लफ्जी जंग, नॉट थ्रू विद द वेपन। उसकी एक एग्जांपल देता हूं। जब रशिया टूटा, और इससे पहले दुनिया जो है वो, द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इन टू पोल्स, रशिया एंड अमेरिका, यूएसएसआर एंड यूएसए। ये सुपर पावर था। रशिया एक तरफ, दूसरी तरफ अमेरिका अपने आप को सुपर पावर का क्लेम करता था। और फिर सुपर पावर जो एक जंग चली, अल्फाजी जंग, उसमें आपको एक एग्जांपल देता हूं कि नैरेटिव कितना स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी होता है। नैरेटिव की ही जंग में एक मैगजीन पब्लिश होता था रशिया से, जिसका नाम था द मैगजीन था जिसका नाम था द कम्युनिस्ट। और जिस दिन रशिया टूट गया तो उनका जो पता चला कि जो
एडिटर्स थे इस मैगजीन के, देवर CIA एजेंट्स। वो CIA के जासूस थे और उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया। उस जो लिखते क्या थे, क्या लिखते थे? कम्युनिज्म से रिलेटेड लिखते थे ना। ये आप इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे जब आप हेम्फ्रे की इतराफात बुक जो है वो पढ़ेंगे। लार्नस ऑफ अरेबिया ने किस तरह मुसलमानों के भेष में आके मुसलमानों को कैसे नुकसान पहुंचाया। तो वो जो एडिटर थे वो CIA के एजेंट्स थे, और वो जिस दिन रूस टूटा तो पता चला कि ये जो इसके एडिटर थे क्या करते थे। पहले प्योर जो मैगजीन था वो कम्युनिज्म से रिलेटेड छपता था, बाद में एक लाइन अगेंस्ट द कम्युनिज्म लिखना शुरू की उन्होंने। वो लोगों ने हजम कर ली। वो बढ़ते बढ़ते पैराग्राफ हुआ, पैराग्राफ से एक पेज हुआ और फिर एक मजमून लिखना शुरू कर गया। और जिस दिन मजमून पूरा छपा उस वक्त तक रशिया टूट गया था, कई रियासतों में तकसीम हो गया, एंड अमेरिका बिकम द सुपर पावर। दिस इज अ पावर ऑफ द मीडिया। ये भी मीडिया प्रोडक्शन है ना। अपने नैरेटिव, आज भी आप देखते हैं आपको अमेरिका का की आवाज हर तरफ नैरेटिव सुनने को मिलता है। रशिया का क्यों नहीं सुनने को मिलता? उनका नैरेटिव क्यों नहीं सुनने को मिलता? नहीं देखते, नहीं सुनते आप, वो दबा लिया जाता है क्योंकि मीडिया उनके कंट्रोल में है। कैपिटलिस्ट के कंट्रोल में है मीडिया, ठीक है। और कम्युनिस्ट का कंट्रोल ऐसा स्ट्रांग नहीं रहा। यूक्रेन पर एक अटैक हुआ, पूरी दुनिया ने यूक्रेन उस पर रशिया पे थू थू की है। क्यों थू थू की? क्योंकि उनका नैरेटिव वीक था। जो थू थू कर रहे थे उनका नैरेटिव बहुत स्ट्रांग था। उन्होंने आपके माइंड में भी बात डाल दी कि रशिया ने रॉन्ग स्टेप उठाया, हालांकि इस तरह के कितने अमेरिका स्टेप उठा चुका, जिसमें बाद में टोनी ब्लेयर ने कहा, ऑन द रिकॉर्ड है, टोनी ब्लेयर ने कहा था कि इराक वार वाज द बिगेस्ट ब्लंडर। तो आपका नैरेटिव, जब तक आप बीइंग ए PTV प्रोड्यूसर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू पोर्ट्रे द पाकिस्तान इन अ ब्यूटीफुल फेस, इन अ ब्यूटीफुल शेप, कि आप पाकिस्तान को अपना गमो गुस्सा, अपने जो आपके अंदर चीजें हैं वो उसको दबा के रखें। डोमिनेंट इस चीज को करें कि आपने पाकिस्तान को सर्व करना है, आपने पाकिस्तान का नैरेटिव बिल्ड करना है, पाकिस्तान का इमेज स्ट्रॉन्ग दिखाना है, पाकिस्तान का डर्टी इमेज नहीं जाना चाहिए दुनिया में। आप में से बताएं कितने को क्लैशनकोफ चलानी आती है? देखी भी नहीं होगी सबने, ठीक है। चलानी कितने को आती है? किसने चलाई है? ठीक है, वो आपका कोई रिलेटिव होगा, कोई फौजी, उसने आपको कोई ले जाके या फिर सच मामला, बट यू आर टेररिस्ट। मेरा ख्याल है कि आप जितने मेरे सामने बैठे हैं, आप कुत्ते को भी पत्थर मारने से पहले सोचते हैं नहीं यार चलो रहने देता हूँ, ना ही मारो। बट इंटरनेशनली यू आर पोर्ट्रेइंग एज अ टेररिस्ट, लेकिन आपने तो कभी दहशतगर्दी सोची भी नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी। सर क्वेटा सेंटर से एक बात करना चाहूंगा। जी जी। वलीद साबिर मेरा नाम है और एसोसिएट कैमरामैन हूँ। सर आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं, पिछले मतलब 2 घंटे से आपका लेक्चर हम सुन रहे हैं, आप इसी मौजू पे बात कर रहे हैं। अब हमारा जो चैनल है PTV की जो पॉलिसी है, हमारा तो आज तक कोई भी नैरेटिव जो है ना वो मुस्तहकम रहा ही नहीं। अगर हम ये देखें कि 2018 से पहले हमारे मुल्क का जो सबसे ईमानदार और दयानतदार और नेक शख्स जो है वो नवाज शरीफ साहब थे, और सेम 2018 में जो है सिचुएशन उलट हो गई, नहीं एक्सक्यूज मी, और अब फिर जो है फिर ये सिचुएशन उलट हो गई। तो हम अपना नैरेटिव जब दुनिया के सामने ही बार बार बदल रहे हैं तो हम कैसे उसको इस्तेकाम ला सकते हैं? आपका क्या नाम है? वलीद साबिर सर। वलीद साबिर, एसोसिएट कैमरामैन। ओके, वही साबर। जो पॉलिटिकल इश्यूज है ना वो पूरी दुनिया में ही है। अभी आप जो बाइडेन को सुन लें और ट्रम्प को सुन लें, ये पॉलिटिकल इश्यूज देखें, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को ऐसे ही लताड़ती हैं। वो उसको बुरा कहता है, वो उसको, अगर आप नहीं कहेंगे तो आपको वोट कैसे मिलेगा? आपका ये काम नहीं है। बिल्कुल 100%। बयानिया जो होता है वो रियासत का होता है, वो हुकूमतों का नहीं होता, वो शख्सियात का नहीं होता। आपने मुझे पोर्ट्रे नहीं करना, आपने पोर्ट्रे करना है पाकिस्तान को, जो आपकी पहचान है, जो आपकी रियासत है।
हम उसकी बात करें। यू आर द एम्प्लॉय इन स्टेट मीडिया, स्टेट टीवी चैनल के आप एम्प्लॉय हैं। तो मुख्तसर करते हुए हम क्योंकि मैंने उस चीज़ पे भी आना है, तो इस चीज़ को ज़रा क्लोज करते हुए मैं आगे चलता हूँ कि देखें, आपकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आप पाकिस्तान का इमेज ऐसा बिल्ड करें कि जो पाकिस्तान में खूबसूरती है, जो पाकिस्तान में अच्छाइयाँ हैं, वो भी दुनिया को नजर आनी चाहिए। चलें, मैं एक बात करके टॉपिक चेंज करता हूँ। ये जो बच्चे ने बात की, इसी को लेके हम बात करते हैं। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड कहाँ पे होता है? अमेरिका में। दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड कहाँ होता है? अमेरिका में। बहुत सारी ऐसी अमेरिका की रियासतें हैं जहां पर आफ्टर द सनसेट यू कांट गो देयर, या तो लूट लिए जाओगे या कत्ल कर दिए जाओगे। और रेप केसेस वेस्ट के उठा लें, अपने इन कंट्रीज के उठा लें, कुछ सेकंड के बाद रेप होता है वेस्ट में। बट देयर मीडिया इज नॉट पोर्ट्रेइंग एज यू आर पोर्ट्रेइंग योर नेगेटिव थिंग्स। मैंने आपको पहले भी बात बताई कि अच्छे और बुरे लोग हर मुआशरे में होते हैं। हबील और कबील एक ही बेटे के बाप के बेटे, और यहां से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। तो एक ही सोसाइटी में रहने वाले एक ही बाप की औलाद, और अभी एक ही बाप ने परवरिश की थी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। तो सोसाइटी में अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। जब अगर अमेरिका में ऐसे मामलात हैं, मेरा एक दोस्त था, मुझे बात सुना रहा था, तो मैं उसे कह रहा था कि वो कहता है कि एक बंदा आया, मुझे कहता है लैपटॉप है तो, लेकिन है मतलब कहीं से मुझे मिला है तो बेचना है, थोड़े पैसों में बेचना है। कहता उसने इतने कम पैसे बताइए कि मैंने फौरन से लैपटॉप ले लिया। बाद में कहता वो फौरन से गाड़ी में बैठ के भाग गया। तो मैंने वो खोल के देखा तो वो सिर्फ केसिंग ही थी, अंदर कुछ नहीं था उसके। ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं बता रहा, ये अमेरिका की बात बता रहा हूँ। बट अगर उनका मीडिया इसी तरह से पोर्ट्रे करेगा, तो मैंने आपको बताया सुसाइड आप कब मरने का सोचते हैं? हो सकता है आप में से भी किसी ने कभी सोचा हो कि मैं मर जाऊं। क्यों सोचेंगे? अल्लाह ना करे, लेकिन अगर सोचेंगे तो क्यों सोचेंगे? इतने तंग आ जाएंगे हालात से कि आपने कहा कि जी मैं बस तंग आ गया हूं दुनिया से, छोड़ दो हर चीज, तो फिर ही मरेंगे ना। वो किसी खुशहाल को भी मरते देखा आपने? मैं बड़ा खुशहाल हूं जी, बहुत खुश हूं, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा है मैं मर जाऊं। ये तो जोक ही होगा। तो इसका मतलब है कि मसाइल तो अमेरिका में भी है, मसाइल तो वेस्ट में भी हैं, लेकिन उनका मीडिया जो जिस तरह से उन्हें दिखा रहा है, मीडिया वालों ने ये थ्योरी पढ़ी होगी, वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक मैकब्राइट मिशन बना था 1985 में, जो यूएनओ ने बनाया था कि जी आप बताएं दुनिया में वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है या टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करवाई कि दिस इज वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट अ टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तब होगी जब वेस्ट की अच्छी खबरें जब हमारे तक आती हैं, तो हमारी अच्छी खबरें भी वहां तक जाएं। आप मुझे कोई एक टीवी चैनल दिखाएं, बीबीसी, सीएनएन, जिसपे आपकी कोई पॉजिटिव खबर चली, ले आए इन 10 दिनों में, मैं आपको इनाम दूंगा। आपकी जब भी खबर चलेगी वहां पे नेगेटिव खबर चलेगी, और उनके कुत्तों की भी रेस होती है तो आप दिखाते हैं, बिकॉज यू आर पोर्ट्रेइंग देयर पॉजिटिव इमेज, बट दे आर नॉट पोर्ट्रेइंग योर पॉजिटिव इमेज, दे आर जस्ट पोर्ट्रेइंग योर नेगेटिव इमेज। वो आपको नेगेटिव दिखा रहे हैं और आप उसे पॉजिटिव दिखा रहे हैं। तो बी पॉजिटिव। जब आप उनके कुत्तों की कैट वॉक दिखाते हैं या वॉक शोज जो हैं वो दिखाते हैं, तो अपने अच्छे लोगों के भी तो कारनामे बता दिया करें। कुछ ऐसा प्रोड्यूस करें जिसमें आप अपने मुल्क का नाम रोशन करें, जिससे लोगों को होप मिले, जिससे लोगों को एक ऐसी होप मिले कि अच्छा पाकिस्तान में भी अच्छाई है, अच्छाई है और अच्छाई है। इसके लिए उत्तरी जो है ना, वेस्ट के साथ तो नहीं, इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा कंपेयर किया जाता है। पिछले दिन इंडिया ने जो है वो जापान को बहुत सारी गाड़ियां दी थी, तो इस पे बहुत ज्यादा किया गया कि इंडिया जो है वो जापान को दे रहा है, जापान को गाड़ी के वजह से। तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने कारसाज के नाम से बनाया है,
और वो जो है वो जापान में पाकिस्तान की रिक्शे और पाकिस्तान की गाड़ी पे है। तो इस बात को कोई बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की गाड़ी पाकिस्तान जापान में जाती है, तो बैग के नाम से और जो है वो हाथ के नाम से ये गाड़ियां हमको जा रही हैं। देखें, किसी टाइम में पीआईए ने पूरी दुनिया को दुनिया में उड़ना सिखाया। पाकिस्तानी थे ना, आप सर्च कर लीजिएगा। वो तो अब जैसा भी मामला हो गया वो तो अलग ही की मर्जी, चले हमारे अपने कुछ मामला ठीक नहीं रहे, तो अब जैसा भी हो गया, लेकिन आपने पूरी दुनिया को उड़ना सिखाया। आप देखें, बड़ी बड़ी एयरलाइंस पीआईए ने खड़ी की हैं, और जो पीआईए ने खड़ी की हैं, तो इट्स मीन कि आप लोगों में इतनी एबिलिटी है कि आप कर सकते हैं। हमारे पीटीवी में हम दूरदर्शन है उससे 2 साल बाद है। बिल्कुल। और पीटीवी का नाम कुछ छोटा नाम नहीं है, पीटीवी इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। और जितने आपको प्राइवेट मीडिया में लोग नजर आ रहे हैं, टीवी प्रोडक्शन में, ड्रामा प्रोडक्शन में, प्रोग्राम प्रोडक्शन में, एंकरिंग, लोग यहाँ से सीख के गए हैं। तो आप क्यों नहीं कुछ कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हैं विद होप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यू आर द फेस ऑफ द स्टेट, एंड यू आर द, आप जुबान भी स्टेट की हैं, आप जो है वो चेहरा भी स्टेट के हैं। तो पॉजिटिविटी क्रिएट करें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिविटी तब क्रिएट करेंगे जब आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव लोगों में बैठेंगे। कुछ लोगों के पास बैठ जाएं तो वो आपको ऐसे ऐसे रोने सिखाते हैं कि आपके अपने सर में दर्द शुरू हो जाता है, और आपका सारा दिन बोरिंग गुजरता है। घर वाले जाके पूछते हैं कि की होया तेनू, क्यों क्यों तू सड़िया पुजया फिरदा है जे? वजह की है? वजह ये होंगी है कि तुसी किसी नेगेटिव बंदे को बैठे होंगे। तो जब नेगेटिविटी ही इतनी पाल लेंगे तो नेगेटिव ही रहेंगे। ऐसी आंखें, प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? ऐसी आईसाइट चाहिए कि वो, नेक्स्ट स्लाइड पे कर ले आएगा, ऐसा देखे वो कि वो मुआशरे में ऐसी चीज़ें देखे जिससे पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें नजर आए। और जब आप पॉजिटिव होंगे तब आपको नए आइडियाज आएंगे। तो प्रोडक्शन का जो ओवरव्यू था, उसमें जो बात हम पहले 1.5 या 2 घंटे में कर चुके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अब जो चीज़ें हैं वो आप सबके भी नॉलेज में होंगी, आप भी इस प्रोसेस से गुजर रहे होंगे। लेकिन हम, क्योंकि फर्स्ट डे है हमारा इससे रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो हम इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ थोड़ा सा बस मैं कहता हूँ कि दोहरा लेते हैं। आपकी नॉलेज में होंगी ये सारी चीज़ें। तो प्री प्रोडक्शन, दिस इज अ प्लानिंग स्टेज बिफोर एनी फिल्मिंग स्टार्ट। आप कुछ भी जो करते हैं उससे पहले, आप जो जो प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं उससे पहले, आप जो के माइंड में जो कंसेप्ट्स आते हैं, इसको प्री प्रोडक्शन कहते हैं। और प्री प्रोडक्शन में और इसके बाद जो प्रोडक्शन है, दिस इज स्टेज वेयर वी एक्चुअली क्रिएट द कंटेंट। जो आपने न्यूज़ बनानी है, आपने ड्रामा बनाना है, आपने कोई प्रोग्राम करना है, आपने कोई फिल्म बनानी है, या आपने कोई डॉक्यूमेंट्री बनानी है, तो आप जब ये वो वाला स्टेप जो जब आप कैप्चर कर रहे होते हैं उस कंटेंट को जो आपने प्री प्रोडक्शन में सारा किया होता है। पोस्ट प्रोडक्शन, दिस इज द फाइनल स्टेज आफ्टर फिल्मिंग वेयर एवरीथिंग कम्स टुगेदर। हर चीज आपने कैप्चर कर ली, अब उसको ऐसे सीक्वेंस में जोड़ना है कि जो आपके माइंड में एक स्टोरी बोर्ड आपने किया था, अपने एक स्क्रिप्ट को, एक आइडिया को, उसी को प्रॉपर शेप में लेके आना है आपने। ठीक है जी। नेक्स्ट है प्री प्रोडक्शन में सबसे पहले वही कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक आइडिया आता है आपको। और आइडिया कैसे आएगा? जब आप बहुत सारे आइडियाज देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। अगर आप आइडियाज नहीं देखेंगे, बहुत सारी नई प्रोडक्शंस नहीं देखेंगे, अनफॉर्चुनेटली आज हो क्या रहा है, हॉलीवुड कॉपी कर रहा है, हॉलीवुड को कॉपी कर रहा है बॉलीवुड, और बॉलीवुड को कॉपी कर रहा है लॉलीवुड। और ड्रामा में भी किसी टाइम में आपके ड्रामे जो थे वो दुनिया में देखे जाते थे, इंडिया में बहुत शौक से देखे जाते थे। आपकी प्रोडक्शन जो है वो उनके बड़े सीनियर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बैठ के देखा करते थे। तो लेकिन अभी हम पाकिस्तान स्टेट मीडिया की बात कर रहे हैं, आपने प्रोडक्शन ही छोड़ दी। उसकी बेसिक रीजन तो कुछ ना कुछ है कि आपके पास वो लोग नहीं रहे जो वैसा लिख सकें। कोई ऐसा मामला तो है ना, या वो कोई नया आइडिया नहीं आ रहा, कोई ऐसा आइडिया है कि जो बिल्कुल यूनिक हो, जो डिफरेंट हो, जो पहले आप जो मार्केट में चल रहा है, जो ऑन एयर चीज़ें हो रही हैं, उनसे डिफरेंट एक आइडिया आप मार्केट में लेके आए।
तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन जो है वो ये है कि आपने करनी है अपनी आइडियाज लेके आने हैं। जब आइडिया आ गया तो नेक्स्ट है स्क्रिप्ट इन प्री प्रोडक्शन। पहले आगे जाइएगा, 2 स्लाइडें आगे चलिए। तो स्क्रिप्ट इन प्री प्रोडक्शन, तो स्क्रिप्ट लिखना और जो एक एलिमेंट क्या है इसके एक गुड स्क्रिप्ट के, ये आपको स्लाइड्स भी मैं दे दूंगा कि गुड स्क्रिप्ट वो है जो ऑडियंस को एंगेज करे। जैसे मैंने पहले भी बताया, आप जो मीडिया के लोग हैं आपने मीडिया थ्योरीज भी पढ़ी होंगी। मीडिया थ्योरी एक बड़ी वेल नोन थ्योरी है, यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन अप्रोच या यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी के नाम से भी जाती है मीडिया में। वो थ्योरी क्या है? वो थ्योरी ये है कि जो आपके यूजर्स हैं, यूजर्स आपके कौन है? जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जो आपको देखते हैं। चलें आप कहें कि जी शहरों में लोग कम हो गए देखने वाले, लेकिन 70% पाकिस्तान की पॉपुलेशन तो विलेज एरिया में रहती है। वो लोग तो टीवी देख रहे हैं ना, पीटीवी थोड़ा बहुत जितना भी देख रहे हैं। उनको तो एंगेज रखना है या नहीं रखना, या उन्हें भी भगा देना है? उन्हें एंगेज रखने के लिए वो आपकी टारगेट ऑडियंस है, फिर उन्हें एंगेज रखने के लिए ऐसे आइडियाज लाए जाएं और स्क्रिप्ट आपका ऐसा हो उसमें वो तमाम एलिमेंट्स वो उसमें इंक्लूडेड हों जिससे आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो एंगेज हो जाए, उसको आप अट्रैक्ट करें, उसकी जो नीड्स हैं वो ग्रेटिफाई करें। ठीक है, वो ग्रेटिफाई किसे कहते हैं? उसको तस्कीन मिले, उसको जो वो देखना चाह रहा है। आपके हाथ में रिमोट है और टीवी के सामने बैठे हैं, आप शाम में जाते हैं, जाके क्या करते हैं? टीवी पे कुछ लगाया, फौरन से चेंज कर लिया, 10 सेकंड देखा फिर चेंज कर लिया, फिर 10 सेकंड देखा फिर चेंज कर लिया। कुछ को वैसे ही आप पास, यहाँ पे कुछ नहीं अच्छा चलता, चलो आगे चलते हैं। तो वो क्यों आप उसको पास करते हैं? क्योंकि जो आपकी नीड्स हैं वो ग्रेटिफाई नहीं हो रही वहां। आपको ग्रेटिफाई करने के लिए जो ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोड्यूसर की कि वो ऐसे आइडियाज लाए, ऐसे स्क्रिप्ट्स लिखे कि जिससे जो उसकी टारगेट ऑडियंस है वो ग्रेटिफाई हो, उसको उसकी तस्कीन मिले, उसको उससे सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ ये ठीक है और ये मुझे देखना चाहिए। और कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं ना, वो जैसे आजकल आपने तुर्किश ड्रामे देखे होंगे। पहले अब्दुल गाजी आया, बाद में उस्मान आया, आई थिंक आप सबने देखा होगा। ठीक है, तो कुछ अभी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हम चला रहे हैं, तो उसकी प्रोडक्शन को आप एज ए प्रोड्यूसर देखें कभी, कैसी प्रोडक्शन है? प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर कैमरा वर्क। ठीक है, घर में भी होंगे तो प्रॉपर लाइटिंग होगी, ऐसी है। और जो स्क्रिप्ट है वो कितना कैची है, इवन कि आपको वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि अच्छा ये अब जो ब्रेक आ गई है बीच में 3 दिन की, ये कैसे करें? फिर आप सोशल मीडिया पे ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छा मुझे ये मिल जाए, इसके बाद क्या होने वाला है। दिस इज द बेसिक वर्क, दिस इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ द प्रोड्यूसर और द स्क्रिप्ट राइटर कि इतना एंगेज कर दें आप ऑडियंस को कि वो आपको छोड़ के कहीं और आगे पीछे ना जाए। ठीक है, और ये कब होगा? फिर अगेन उसी बात पे आता हूँ, जब आप अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स पढ़ेंगे, जब आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे वहां से आइडियाज आएंगे, जब आप अच्छी प्रोडक्शन देखेंगे वहां से आइडियाज आएंगे। और अगर आप कुछ नहीं देखेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे तो आप क्रिएटिव हो सकते हैं? तो आप क्रिएटिव नहीं हो सकते। क्रिएटिव होने के लिए ये बेसिक नीड है आपकी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अपनी हैबिट बना लें कि हमने बुक्स पढ़नी है, हमने नए आइडियाज देखने हैं, हमने डिफरेंट टीवी प्रोडक्शंस देखनी है। अच्छा वहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है। आजकल तो हमने ये देखें, जो हमारे ड्रामे पहले बहुत अच्छे होते थे, हम फैमिली इश्यूज और दूसरे ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे थे जो हमारे से रिलेटेड होती थी चीज़ें, हमारे कल्चर से रिलेटेड होती थी, हमारी आइडियोलॉजी से रिलेटेड होती थी चीज़ें। आज आप टीवी पे क्या चला रहे हैं?
आज आप सास बहू की लड़ाई चला रहे हैं। आज आप चला रहे हैं कि एक लड़की है और पीछे 4 लड़के हैं, या देवर और भाभी का ये आपका कल्चर था? ये तो आपका कल्चर नहीं था। हमारी भाभी तो हमें कहा जाता था कि माँ की तरह। ये आपकी आपकी कुछ वैल्यूज थी, आपकी सोसाइटी की, आपकी कुछ कुछ नॉर्म्स थे, आपके आपकी कुछ वैल्यूज थी, आपकी कुछ पॉजिटिव चीजें थी, आपकी आपका कल्चर था ये कि हमने भाभी की रिस्पेक्ट ऐसे करनी है जैसे अपनी माँ की करते हैं। और मतलब अल्लाह की पनाह कि आप ड्रामों में वो कुछ दिखाते हैं जो आम बंदे के हो सकता है वो माइंड में भी ना आए बात कि अच्छा ये अच्छा, वो सोचता है अच्छा क्राइम कहाँ से सीखना है। क्राइम आपको मीडिया सिखा रहा होता है। वो बात बीच में रह गई थी मेरी कि मॉर्निंग शो बाद में बैन किया गया पैमरा ने, उसमें शादियां हो रही हैं। वो शादियां किसी ने स्पॉन्सर किए हुए थे वो मॉर्निंग शो, ताकि ऐसी चीजें आपकी सोसाइटी में देखें। एक बड़ी सारे बाशूर लोग बैठे, सोसाइटी में निकाह मुश्किल कर देंगे तो ज़िना आम हो जाएगा। और ये आपकी सोसाइटी का, आपकी हमारी सोसाइटी का, पाकिस्तानी सोसाइटी का, मुस्लिम सोसाइटी की बेसिक है, ये वैल्यू है कि आप मुआशरे को गंदा नहीं करेंगे, हम मुआशरे को पाक रखेंगे, आप दूसरे की बहन बेटी की रिस्पेक्ट करेंगे। ये हमारी वैल्यू थी, हमारी हमारी वैल्यूज थी या नहीं थी? आज हमने उन वैल्यूज को छोड़ के किन चीजों की तरफ चले गए हैं? वो जो मॉर्निंग शो में आप दिखा रहे हैं, इतनी रस्में दिखा दी। आपकी सोसाइटी में 2 ही फंक्शन थे, एक निकाह का जो मस्जिद में भी हो सकता है, और दूसरा वलीमे। ये मेहंदी का सिस्टम कहाँ से आ गया? मेहंदी कहाँ से आई? ये और कुछ, वो आजकल मेहंदी के फंक्शन पे वलीमे से ज्यादा खर्चा होता है। नहीं करेंगे नाक कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे, ये नहीं किया वो नहीं किया, और बहुत सारी रस्में, जूता छपाई, दूध पिलाई और इस तरह की चीजें, ये कहाँ से सीखी हैं आपने? ये कहीं ना कहीं तो मॉर्निंग शो आपको बताते रहे हैं ये चीजें। ये तो जब आप ऐसी चीजें प्रोड्यूस करेंगे तो आप सोसाइटी में बिगाड़ पैदा करें, नॉट यू आर क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। सोसाइटी को पॉजिटिविटी की तरफ नहीं लेके जा रहे आप सोसाइटी को एक ऐसे गड्ढे की तरफ लेके जा रहे हैं। आप नमाज पढ़ते हैं, दुआ रोज मांगते हैं, या अल्लाह में सीधे रास्ते पर चलाना, और चलते हैं सीधे रास्ते पे, फिर नमाज पढ़ के टीवी ऑन कर लेते हैं, उस पर आप डिफरेंट फैशंस देखते हैं, डिफरेंट चीजें देखते हैं, जो सारी की सारी आपकी नॉर्म्स वैल्यूज सोसाइटी के, जो एथिक्स हैं, जो आपके रिलीजियस वैल्यूज हैं, उनके सब के अगेंस्ट हैं। कम से कम ऐसी प्रोडक्शन करें जो आपकी वैल्यू की खूबसूरती बयान करें। आपने विलेज लाइफ भी दिखानी है तो ऐसी विलेज लाइफ दिखाएं। देखिए ना, पुराने ड्रामे उठा के देखें, कितने खूबसूरत ड्रामे होते थे, आज भी देखने को दिल चाहता है। आज भी आप देखेंगे तो आप देखे बगैर नहीं रह सकते। वो डायलॉग और वो सारी की सारी बातें, उनके स्क्रिप्ट जो लिखने वाला था, कितना पॉजिटिव स्क्रिप्ट लिखे जाते थे, दूसरों की बहन बेटियों की रिस्पेक्ट थी। आज क्या हो रहा है? आप आज हमें तो देख के शर्म आती है। आप सब भी उसी बैकग्राउंड से हैं जिस होंगे, मेरा ख्याल है, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, तो हमें भी वो देख के शर्म आती है। ना तो आप बहन के साथ बैठ के ड्रामा देख सकते हैं, ना आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के ड्रामा देख सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें आप सोच सकते थे कि जो जैसे अफेयर्स दिखाए जा रहे हैं, ये प्रोड्यूसर के घर के मामला तो हो सकते हैं, हमारी सोसाइटी में ऐसे मामला नहीं है। हो सकता है प्रोड्यूसर अपने घर के, वो फिर ऐसी ऐसी, मैंने एक टीवी पे, मेरे घर में कोई और चैनल चल नहीं रहा था तो सिर्फ पीटीवी था, तो होम पे मैंने एक ड्रामा देखता था कि ऐसे ऐसे, वो जनूबी पंजाब की कोई कहानी स्टोरी थी, ड्रामे का मुझे नाम याद नहीं है, तो उसमें वो ऐसे ऐसी स्टोरी के बिल्कुल 100% फेक, वो 2 खानदानों की एक की दुश्मनी है, और वो नौकर अंदर से मिले होते हैं तो सबको फायर मारती है, मार देती है, वो उधर उधर 10-20 मार देता है, वो इधर, ये क्या है? मतलब आप क्या दिखा क्या रहे हैं? जब आप देखेंगे तो लोग देखना चाहते हैं कि ड्रामा और डॉक्यूमेंट्री में क्या डिफरेंस होता है। ड्रामा चाहे
रियल नहीं है, लेकिन कम से कम उस स्टोरी को तो इतना कैची बना दें कि वो रियलिटी लगे। ठीक है, तो हम जब ऐसी चीज़ों को का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर जो है आपकी प्रोडक्शन को कोई फिर देखेगा भी नहीं। तो फिर इसी तरह से स्क्रिप्ट के बाद जो है वो आगे चलिएगा स्टोरी बोर्ड पे। हम क्योंकि 1 बजे 1:15 हो गया है, तो बस हमको 5 मिनट में क्लोज करके आपको जो है वो खाने और नमाज की ब्रेक दे देंगे। स्टोरी बोर्ड आप जानते हैं कि क्या होता है। बिफोर प्रोडक्शन आपने जो स्क्रिप्ट लिखा उसमें आप डिफरेंट कैरेक्टर्स को जो है वो करते हैं और उसमें एक ब्रेक डाउन देते हैं स्क्रिप्ट को, किसने क्या रोल प्ले करना है, और स्पेसिफिक शूट्स जो है वो आप डिफाइन करते हैं। हमारे टाइम में तो नहीं था, आजकल मैंने यूनिवर्सिटीज में देखा है बच्चे स्टोरी बोर्डिंग कर रहे होते हैं प्रॉपर शेप्स बना के, और ये सीन और वो सीन। जो होम पे प्रोड्यूसर्स हैं आप लोग करते हैं स्टोरी बोर्डिंग? बल्कि प्रॉपर ये है कि रिटर्न पे थोड़ा बहुत करके जाता है अभी कैमरामैन की और जो अपनी प्रोड्यूसर को जरूरत है पानी के लिए कि फ्रेम के साथ क्रॉस को फिनिश तो स्टोरी बोर्ड में आपका जो है वो आपने सारे के सारे फ्रेम जो है वो अरेंज करने होते हैं कि मैंने कौन सा फ्रेम लेना है और कौन से शूट पे कौन सी चीज़ लेनी है, और फ्लो जो है उसको विजुलाइज कर लेते हैं आप। ठीक है, और टाइम और कंटिन्यूटी सारी इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप इसको आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है कास्टिंग। तो कास्टिंग क्या है, आपका कोई प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल आप न्यूज़ प्रोड्यूसर हैं तो आपने एक प्रोड्यूसर लेना है, सॉरी आपने एक एंकर लेना है जो न्यूज़ कास्टर लेना है जो खबरें पढ़ेगा। आप प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं, करंट अफेयर का प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपने एक एंकर लेना है, न्यूज़ एंकर होगा या प्रोग्राम एंकर। ठीक है, उसको कास्ट करना है आपने, कौन कौन गेस्ट बैठेगा वो कास्ट करेंगे आप। फिर इसी तरह से अगर आप ड्रामा कोई बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, उसमें आपने किन लोगों को कौन से रोल्स देने हैं, ये सारी की सारी कास्टिंग कहलाती है। और कास्टिंग में द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप ऐसे लोगों को चूज करें जो आपने स्क्रिप्ट लिखा था वो उसमें जान डाल, ये बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे पिछले दिनों कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया, कोई मामला हुआ, प्रोड्यूसर्स ने कुछ ऐसी बातें कर दी, सॉरी एंकर्स ने कुछ ऐसी बातें कर दी जो जो हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली नहीं थी। अब उन्हें पॉलिसी, हो सकता है एंकर तो बाहर से आ गया कहीं, तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर कि वो उसे बताए कि हमारी हमारी लिमिट्स क्या हैं, हमने क्या बताना है। आप कर लिए एंड पे क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप लिख लें क्वेश्चन, ताकि अगर हम इसको इंटरप्ट करेंगे तो मेरे ख्याल 2 भी बज जाएंगे। और तो कास्टिंग ऐसी करनी है, उसके लिए आपने ऑडिशन लेना है, उनका टेस्ट लेने हैं, आपने उनकी केमिस्ट्री चेक करनी है कि वो लोग कैसे हैं और कैसे बोलेंगे और क्या बात करेंगे। वो आपकी जो आपका जो एक मिशन है या आपका एक विजन है या आपकी एक पॉलिसी है, वो उसके अकॉर्डिंगली बात कर सकते हैं, ये करेंगे बात। वो आप सबके नॉलेज में होगी जो क्वेश्चन किसी ने पूछा एंकर से, हो गेस्ट, एंकर ने पूछा गेस्ट से कि जो इसराइल की मदद कर रहे हैं दुबई और सऊदी अरेबिया, तो एक तरफ आपकी पॉलिसी ये है कि आप यू कांट स्पीक अगेंस्ट देम, यू कांट स्पीक। आपका इंटरनेशनल रिलेशंस भी इस चीज की अलाउ नहीं करता, आपकी फॉरेन पॉलिसी इस चीज की अलाउ नहीं करती कि आप उनके अगेंस्ट बोले। आप स्टेट चैनल में ना भी बैठे हो, फिर भी आपको जो है ना वो थोड़ा सा दोस्तों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी स्टेट पॉलिसी ये है। बट जिस एंकर ने ये, कितना वो लाइलम होगा इन चीज़ों से जिससे दुनिया की का ही नहीं पता, और फिर वो उस प्रोड्यूसर ने, यहाँ पे भी वो एक प्रोड्यूसर है वो यहाँ पे आप जानते होंगे अरसलान, तो उसने भी उसको कट नहीं किया, पैनल पे था। ठीक है, कट ही नहीं किया उसको, मतलब उसको बताता कम से कम कि भाई ये क्या बोल रहे हो तुम, और उसको होने और जाने से रोकता। और उस पर जो रिएक्शन आया, जब तक ना हो कि चीज से डाइवर्ट हो, कैसे हो सके।
प्रोड्यूसर तो ज्यादा मेरी तरह जीतता रहेगा पीछे कि आपने ये बात नहीं करी, लेकिन चूंकि बात उसने कर दी है लाइन, तो वो थोड़ा सा वो एक तो होता है कि थोड़ा सा टाइम होता है डिले का, तो 3 से 4 सेकंड, ओके, उस सेकंड में भी। लेकिन पहला स्टेप क्या है, जब आपने कास्टिंग करनी है तो यू शुड टेल देम कि दीज आर द पॉलिसी ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। जी बिल्कुल। एक एंकर किया जाता है, ये और कहते हैं, और आप अपने प्रोटेक्शन कर पाए, और वो जो एक्शन कर रहे हैं वो वापस भी आप लोग प्रैक्टिकली जुगाड़ भी करते हैं। चलें, अगर वो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आपको बताएं, फिर भी आप एक पेपर कम से कम उसके हाथ में जरूर थमा दें, ताकि आप सेफ एंड पे रहें, और वो भी थ्रू प्रॉपर चैनल उसके पास जाए कि दिस इज आर, और आपको ये पेपर देने से कोई मना नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा। मैं इस चीज का यकीन दिलाता हूँ। बताएंगे दादा, अगले दिन आपका प्रोविजन कि मुझे ब्रीफ कर रहा है। चलें, थोड़ा सा हम इसको इस तरह से कर लेते हैं सर ऐसा भी हो सकता है कि एंकर गाइड कर होता है प्रोड्यूसर को जी कि हम इसको ऑर्डर लें, फॉलो नहीं करते। किसी की नॉलेज में तो होना ये बात। अब विक्टिम जो इस चीज के बने, वो आपके नॉलेज में भी होगा, अरसलान भी विक्टिम बना इस चीज का। प्रोड्यूसर ने बोला था, इसने तो नहीं बोला था, ठीक है। वो सॉरी, एंकर ने बोला था ना, बहुत अच्छा हो गया, मैं इधर आ गया। इसने तो नहीं ना बोला था, लेकिन ये नुकसान तो ज्यादा इसे हुआ, ठीक है, इससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन कोई नहीं, बैठ जाओ। तो 5 मिनट रह गए जमात में, तो 1:30 बजे जमात होनी है, उसके बाद लंच है, अब देख लो उस हिसाब से। बस हम खत्म कर रहे हैं, इसको क्लोज करेंगे। 0 बजे जमात, बस 2 मिनट दें, इसको कंक्लूड करते हैं। ओके, तो कास्टिंग में जहां तक चलें, आपके पास इख्तियार है वहां तक, तो इस मामले को मेक श्योर करें कि आप चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करें, वरना ये क्या है कि जान नहीं छूटेगी, बाद में आप झूठे तसलियां दे के मैं यहाँ पे ठीक हूँ। एनीवेज, कर सकता है जब इसको कहा जाता है कि ये प्रोड्यूसर आपकी, ये एंकर आपकी है, आप इसका प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्लाह ताला खैर फरमाए, अल्लाह ताला बेहतरी लाए। लेकिन आप कल आप किसी सीनियर पोजीशन पे बैठे होंगे, तो आपने ये प्रैक्टिस नहीं करनी, फिर कल आपके पास भी टाइम आएगा, तो आपने ये प्रैक्टिस नहीं करनी, बल्कि आपने खुद इसको मेक श्योर करना है कि जो आपकी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो आपकी पॉलिसी है, उसको कैसे आपने जो है वो दिखाना है। वरना ये शर्मिंदगी फेस किसी को भी, अल्लाह ताला माफ फरमाए, किसी को भी करनी पड़ सकती है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ज़रूरी होती हैं। फिर प्रोग्राम बजटिंग पे हमारे इसको तो आगे खींचिए काइंडली, चलें इसको कंक्लूड करते हैं। वैसे तो काफ़ी लंबी चौड़ी बात थी, ये सारी बातें 2 घंटे में नहीं हो सकती थी, तो इससे आगे होगा प्रोग्राम बजट। प्रोग्राम बजटिंग जो होता है, बजट ये प्रोड्यूसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने एक बजट देना होता है, और उस बजट के अकॉर्डिंगली उस प्रोग्राम को उसने मैनेज करना होता है। इस पे नेक्स्ट ये मैं लेके आया, तो मैं आपको इस पे एक्सप्लेन भी करता, लेकिन चलें इसके बाद नमाज और खाने के वक्फे के बाद आपका डॉक्टर हरून साहब डायरेक्टर न्यूज़ के साथ लेक्चर है, उसके बाद डॉक्टर फारूक हैं, वो प्रोग्राम बजटिंग ही बढ़ाएंगे आपको। एनीवेज, बाकी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी, अभी टाइम भी बहुत शॉर्ट है, तो मुख्तसर यहाँ से कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वहाँ से लेके हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो ओवरऑल ये सारी की सारी चीज़ें हमें सीखनी इसलिए हैं कि जब हमारे पास इख्तियार आएगा तो हम इसमें बेहतरी लाएंगे। आपके पास जितनी, ये कोई जवाब नहीं है कि वो ये नहीं, फलां नहीं करने देता, फलां नहीं, आपके पास भी इख्तियारात आएंगे, जल्द आएंगे, और जब आपके पास जो इख्तियारात आज हैं उसको आपने कैसे पॉजिटिवली जो है वो करना है। हर वक्त रोना पीटना डाले रहेंगे ना, तो फिर नेगेटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव चीज़ें देखें, पॉजिटिव चीज़ है ना कि माशाल्लाह आज आप प्रोड्यूसर हैं, ये पॉजिटिव चीज़ है ना, ये आप ही के अदारे की तरफ से पॉजिटिव चीज़ है ना, तो दिस इज गुड थिंग। इस गुड थिंग को देखें, और पहले तो आप दुआएं भी करते होंगे,
और वालदा से भी कहते होंगे माँ जी दुआ करना, अल्लाह ताला करम कर दे मैं प्रमोट हो जाऊं। आज जब वो प्रमोशन मिल गई है तो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। तो कल इंशाल्लाह आप में से कोई चीफ कैमरामैन होगा, हम में से कोई कंट्रोलर होगा, कोई डिप्टी कंट्रोलर होगा, कोई जो है वो डायरेक्टर न्यूज़ होगा। तो तब मामला तो आपको कोई प्रोड्यूसर कोई शख्स ऐसे तो नहीं कह सकता कि नहीं मैं स्टेट पुलिस की जो पॉलिसी है वो उसको वे नहीं कर सकता। तो अपने ट्रेनिंग का पर्पस ये है कि आपके नॉलेज में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन है तो काइंडली शॉर्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था TRT से रिलेटेड, तो वो हम खाने के दौरान अगर बात उस पर कर लें, ठीक है, वो उसका जवाब मैं आपको सामने। आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है जी? थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप बोर नहीं हुए होंगे और आपने मुझे 2 घंटे बर्दाश्त किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ जो है वो बात हुई होगी। मेरे पास बहुत सारी बातें थी, वो प्रोफेसर जो होते हैं ना उनकी बातें ख़त्म नहीं होती। तो एनीवेज वो चलते रहेगा सेशन। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, मज़ीद तरक्कियाँ दे। तो अभी आप नमाज पढ़ें, नमाज के बाद 1:45 बजे खाना स्टार्ट हो जाएगा। तो खाना खाएं और 2 बजे आप दोबारा क्लास में आ जाइएगा, क्योंकि डॉक्टर हरून साहब ने आना है उधर से, और उनके पास टाइम भी ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हैं उनकी, तो टाइम भी कम होगा। तो 2 से 3 बजे तक उनके साथ आपका लेक्चर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ आप नमाज वगैरह पढ़ लें।